चलो ऑन कर लिए। हाँ, तो इस केस में जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है यहाँ पे। वन इक्विवेलेंट का मतलब बताया था कि अगर एक कंपाउंड के अंदर दो जगह रिएक्टिव साइट होगा तो हम लोग का जो दूसरा रिएजेंट है अगर वो वन इक्विवेलेंट है, मतलब वो रिएजेंट केवल किसी एक पे ही रिएक्शन कर पाएगा, दोनों में से किसी एक पे। तो जो भी फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग किसी एक कार्बन चेन पे आराम से रिएक्शन या एक पॉइंट पे आराम से रिएक्शन कर सकते हैं। सोच के देखो क्या रिएक्शन होगा और आगे के क्वेश्चंस को भी फटाफट ट्राई करते चले जाओ। कहीं भी डाउट होगा आराम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नोट करते जाओ सारे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने एक फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में हम लोग आराम से फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से, क्योंकि थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन है तो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक छोटा सा रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं Na के साथ एसीटोन। ऑल्दो ये रिएक्शन केवल अगर Na होता तो नहीं होता, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कार्बन आयोडीन का बॉन्ड, लेकिन एसीटोन डालने से
ऑलमोस्ट नॉन पोलर टाइप का मीडियम डेवलप होता है, तो प्रोडक्ट में जो NaCl बनता है वो सॉलिड वाला पार्ट के फॉर्म में प्रिसिपिटेट करना शुरू कर जाता है। इस वजह से प्रोडक्ट वाला साइड ज़्यादा स्टेबल निकल के आता है, तो इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया। ऑल्दो वैसे जब हम लोग अल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मालूम चलेगा। इस चीज़ को हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक छोटा सा नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड में, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बट क्योंकि हम लोग एक ये क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म में साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बोल रहे हैं, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म से मतलब है हमको इस टॉपिक में। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले। क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करो। सर 5 नंबर ने दिखाए ना। एक सेकेंड। सिमी बताओ भाई, थर्ड नंबर वाले केस में क्या होगा रिएक्शन? सिमी, क्या हो गया भाई? आवाज नहीं आ रहा तेरा। रहने दो, तेरा आवाज नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रखा है। रहने दो। अंशु, थर्ड नंबर वाले केस में क्या होगा?
अंशु, बिहार की जगह ऐसे बीआर के जगह पे ऐसे एसएच लग जाएगा। ऊपर में क्लोरीन है, नीचे ब्रोमीन है, तो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट ब्रोमीन है। तो जब लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है तो आराम से बीआर वाले पार्ट की जगह पे न्यूक्लियोफाइल एसएच लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। लास्ट क्लास में कुछ बताया था, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। सबसे पहला केस, अगर डबल बॉन्ड से हेलोजन अटैच्ड है तो इस केस में हेलोजन वाला पार्ट एज अ लिविंग ग्रुप बिहेव अच्छा नहीं कर सकता है। तो अगर हेलोजन वाला पार्ट एज अ लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं कर सकता, काम हट ही नहीं सकता वहां से, तो रिएक्शन किस तरीके से होगा? तो बीआर वाला पार्ट ऑल दो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन इस पूरे कंपाउंड में अगर वो अच्छा लिविंग ग्रुप ऐसे जगह पे अटैच्ड है जहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो सकता, तो नीचे वाले पॉइंट पे तो रिएक्शन कराने का कोई पॉइंट नहीं है, हम लोग यहाँ रिएक्शन नहीं करा सकते। बचा अपने पास क्लोरीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो जहाँ क्लोरीन होगा उसकी जगह पे SH माइनस ऐड होगा, तो SH नियर नीचे वाले पार्ट में बीआर जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में भारती बताओ क्या होगा? टू डिग्री कार्बन से जो ब्रोमीन अटैच है वहां पे OH जाएगा। 2 डिग्री कार्बन वाले पार्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर देखते हैं। तो 2 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, 3 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए 2 डिग्री पे रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा, ज़्यादा चांसेस रिएक्शन होने के। इसका मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त 1 इक्विवेलेंट है तो एक ब्रोमीन जैसा था वैसे ही रह गया, और दूसरे वाले ब्रोमीन वाले पार्ट में OH माइनस ऐड होगा, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। उसके बाद अभिनव 5 नंबर, सर आयोडीन और क्लोरीन आयोडीन और जैसे क्लोरीन। क्लोरीन। अबे नालायक, सब भूल जाओ तुम लोग। लिविंग ग्रुप एबिलिटी में आयोडीन के बाद क्लोरीन का नंबर आता है। मतलब फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन और आयोडीन, तो आयोडीन के बाद सीधा क्लोरीन आ सकता है क्या? आइदर क्लोरीन ब्रोमीन हो गया तो, नहीं तो आयोडीन ब्रोमीन होगा। नहीं, हम तो सर जंप मारेंगे। गजब नालायक है। इस केस में आई माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, फिर उसके बाद Br माइनस। तो 3 जगह रिएक्शंस हो सकते थे, बट 3 में से 2 जगह जहाँ ज़्यादा रिएक्टिविटी है वहाँ पे आराम से हम लोग आयोडीन को हटा के एसएच डाल सकते हैं सबसे पहला। फिर ब्रोमीन को हटा करके हम लोग एसएच डालेंगे, सेकेंड रिएक्शन होगा और क्लोरीन जैसा था एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद प्रीति, क्वेश्चन नंबर 6। अरे नहीं, प्रीति से सवाल पूछेगा इसने। हाँ बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। सर Br की जगह OH आ जाएगा। वो तो आ ही जाएगा। अच्छा, Br के जगह OH आ जाएगा ऐसा? हाँ ये चीज हाँ पक्का? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सवाल है, बोल भी दिया था जहाँ पे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को बाय डिफॉल्ट लेके चलना है। यही होगा। R+S बनेगा सर वहाँ पे। R+S बनेगा, है ना? निशांत बताओ भाई। निशांत, यस सर। क्या होगा? यस सर मत कर, आंसर बता। विशाल 6 नंबर। विशाल यस सर। बताओ आंसर। यस सर, देख ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं, चलो ठीक है, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो बाकी।
बताइए विशाल जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6। सुमित केसरी है जी। सुमित केसरी बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। हर्ष। सर एक वो स्विच हो जाएगा। एक स्विच हो जाएगा, चलो ध्यान दो। लास्ट क्लास में बताया था स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पार्ट में कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाल्डर। अच्छा एक चीज तो हम बताना भूल ही गए, ओहो, कॉपी में नोट करो भाई। जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री बताया था, वहां पे एक टर्म होता है, वो टर्म हम नहीं बताया शायद लास्ट क्लास में। आ गया अभी स्टीरियो केमिस्ट्री। हाँ, यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर लेना, जैसे यहाँ लिखा है ना जी नीचे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। इस चीज को हम लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, तो ये टर्म ध्यान रखना, वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है जो भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट में दे रखा है उसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, R+S नहीं बनेगा, वो SN1 रिएक्शन में हुआ करता था, SN2 में नहीं। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या करना है कि नॉर्मली जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे एक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लो, सिंपली बस एक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लो, और 4 में से कोई भी 2 बॉन्ड में एक स्विच कर लो, मतलब अपना इन्वर्जन हो जाएगा। तो जनरली नॉर्मली बनाने का ये तरीका होता है कि जहां बॉन्ड दे रखा उसके हम लोग हॉरिजॉन्टल या ऑपोजिट पार्ट के साथ एक्सचेंज कर लिए, मतलब Br वाले पार्ट की जगह OH आया और OH को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ये बनाने का तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हॉरिजॉन्टल में स्विच होगा। जो भी ब्रोमीन ग्रुप है उस ब्रोमीन वाले पार्ट के जगह पे OH को डाल दो और उसके बाद बस एक स्विच कैरी आउट कर लो, उन चारों ग्रुप्स में से कोई भी 4 ग्रुप्स में से एक स्विच कर लो, आराम से आंसर निकाला जा सकता है। तो ये अपना आंसर कंसिडर किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में भी जहां ब्रोमीन है उसके जगह पे इस बार NaSCH3 दे रखा है, मतलब सल्फर के साथ एक CH3 है और वहां माइनस चार्ज। तो इस सल्फर वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा या लिविंग ग्रुप को हटाएगा उससे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। यहाँ पे जो ब्रोमीन वाला पार्ट दे रखा, उस ब्रोमीन वाले पार्ट में हम लोग केवल SCH3 को एसोसिएट करेंगे, और जैसे ही SCH3 वाले पार्ट को एसोसिएट करेंगे तो इसके बाद हम लोग कोई भी 4 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स को आराम से स्विच कर सकते हैं। अगर स्विच करना है तो सिंपली प्रोडक्ट में हम लोग कोई भी 2 बॉन्ड को स्विच कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे मेरे मन के ऊपर है। जैसे मान लो कि हम ऐसा कर सकते हैं, SCH3 और H को छोड़ दिया, हम ये एक्सचेंज कर लिए C2H5 और CH3, तो भी प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं है। मतलब 4 में से कोई भी 2 बॉन्ड को स्विच किया, तो जहां लिविंग ग्रुप था वहां न्यूक्लियोफाइल डाला और किसी भी 2 बॉन्ड को आपस में स्विच करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से करा लिया। क्वेश्चन नंबर 6-7 में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में कौन कौन है भाई? हाँ राहुल, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा आंसर? राहुल कलिंदी। सर बोलो। सर जो इन्वर्जन होता है वो अम्ब्रेला इन्वर्जन ही रहता है क्या? अम्ब्रेला इन्वर्जन कहाँ से आ गया? वो अमाइन फ्लिपिंग है, इधर फ्लिपिंग थोड़ी हो रहा है, अम्ब्रेला इन्वर्जन कराया जा रहा है। वैसे है उसी तरह का केस, बट अम्ब्रेला इन्वर्जन इसको, अम्ब्रेला में छाता छाता ही रहता है, उसमें कुछ होता नहीं है। तो छाता को घुमा दे तो वैसे ही आ जाता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल के लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया, अम्ब्रेला अम्ब्रेला रहा ही नहीं। छाता का कुछ और चीज आ गया, डंडा गायब हो गया, दूसरा कुछ आ गया, अम्ब्रेला इन्वर्जन कराया जा रहा है। बताओ भी राहुल, क्या आंसर होगा? इसका भी आवाज नहीं आ रहा। अनुज।
सर बी आर के जगह वो SC2H5 ऐड करके और दोनों कायरल सेंटर पर एक एक स्विच कर दें। दोनों कायरल सेंटर पे एक स्विच कर दें, जैसे यहाँ CH3 डाल देते हैं, यहाँ H डाल देते हैं, नीचे वाले पार्ट में CH3H कर देते हैं और यहाँ ड्यूटेरियम कर देते हैं, है ना। वे नालायक लोग कितने बार ये चीज बोल चुके हैं, जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा केवल उसी पे रिएक्शन की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर हम लोग का रिएक्शन इस ऊपर वाले कार्बन पे है तो हम लोग का जो भी वेरिएशन होगा केवल उस कार्बन पे होगा, कंपाउंड के अंदर दूसरे कायरल सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस कार्बन पे रिएक्शन है केवल उस पे ही वैलेंसी को एक्सचेंज करो, बाकी पार्ट को जैसे है वैसे का वैसे ही छोड़ दो, तो नीचे वाले पार्ट पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। ऊपर वाले पार्ट में जहाँ ब्रोमीन है वहाँ पे SC2H5 जाएगा और SC2H5 डालने के बाद वहाँ पे कोई भी दो ग्रुप के बीच में एक एक्सचेंज कर लो, कोई भी दो ग्रुप के बीच में। तो अगर HCH3 को एक्सचेंज किया तो भी ठीक है, HC2H5 और CH3 को एक्सचेंज किया तो भी ठीक है, SC2H5 और H को एक्सचेंज किया तो भी ठीक है, बट ऊपर वाले ग्रुप को नीचे से एक्सचेंज मत करना, वो पूरा नीचे वाले ग्रुप के कन्फिग्रेशन को खराब कर देगा। तो इसीलिए ऊपर के 3 ग्रुप्स में ही एक्सचेंज करना। आराम से यहाँ पे एक इन्वर्जन प्रोडक्ट निकल के आ गया क्वेश्चन में, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। ऑल्दो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम नॉर्मली एक काम करेंगे कि हम लोग H वाले पार्ट को एक्सचेंज कर देते हैं और बाकी बचे पार्ट को जैसा है उसके हिसाब से इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। SC2H हट गया ऐसा बोलते हुए काम कर ले रहे हैं हम लोग। जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा उस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई वेरिएशन नहीं होगा, इस एक चीज को ध्यान रखते हुए काम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सौम्या। सर बी आर के जगह OH आ जाएगा लेकिन वो डैश पे होगा। BR के जगह पे OH आ जाएगा लेकिन वो डैश पे होगा क्योंकि वर्ल्डन इन्वर्जन कराना है। तो सॉलिड की तरफ से अगर ग्रुप हटेगा तो डैश की तरफ से। वैसे ऑल्दो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे कायरल सेंटर एक भी नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने का सेंस तो नहीं बनता यहाँ पे कि R की जगह S हो गया, लेकिन अगर ढंग से देखो तो कॉन्फ़िगरेशन पहले भी था, बस सिस कॉन्फ़िगरेशन था और बाद में ट्रांस हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। ऑल्दो सिस और ट्रांस आपस में इंटर कन्वर्टिबल टाइप का स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन सिस की जगह ट्रांस बॉन्ड को स्विच करके बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में ब्रोमीन सॉलिड से हटा और डैश वाले पार्ट से OH वाला पार्ट आ गया, ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, शिवम। Cl की जगह पर I हाँ सर, Cl की लेकिन जगह पे एक्सियल सर इक्वेटोरियल बॉन्ड पे आ जाएगा I। इक्वेटोरियल बॉन्ड पे आ जाएगा। जैसे तुम लोग एक चीज बताया था, चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्जन होता है, तो जब इंटर कन्वर्जन होता है तो एक्सियल की जगह पे इक्वेटोरियल पे ग्रुप्स आ जाता है। तो जब यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा तो उसके इसमें आयोडीन जो है वो एक्सियल की जगह पे अटैक नहीं करेगा, वो इक्वेटोरियल की तरफ से अटैक करेगा। तो इसलिए आयोडीन वाला पार्ट इक्वेटोरियल की तरफ से अटैच होगा रेदर देन एक्सियल पोजिशन। ये नाम ध्यान रखना थोड़ा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन जिसमें NaI के साथ एसीटोन वाला पार्ट यूज करते हैं। जब रिएजेंट बताएंगे तो वैसे भी याद रखना होगा, बट अभी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया इसको रिएक्शन में। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ट्राई करके देखो। और जब भी कभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल देंगे तो मल्टी करेक्ट सवाल ही समझ के काम करना, उसको हमेशा मल्टी करेक्ट सवाल।
कौन अपना वीडियो दिखा रहे अंशु? बंद कर वीडियो। वीडियो से ज्यादा वो जाता है, तुम्हारा डेटा कंज्यूम होता है। ट्राई करके देखो। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा आंसर होना चाहिए? सूरज बताइए, क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप? 2 3 4 2 3 4 पक्का लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? अगर मान लो तुम लोगों ने जिंदगी बहुत आसान कर दिया जेई वाला। वो लोग मतलब मल्टी करेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा। हम लोग के टाइम में नेगेटिव मार्किंग होता था। सही है तो नंबर मिलेगा, गलत है कुछ भी तरह से गलत है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, -1 मिलेगा। इसलिए तुम लोग बड़ा हड़बड़ी में लॉक कर दीजिए बोलता है। सोच लो अगर फिर से 2 3 4। प्रितोष क्या होगा आंसर? क्या है? बताओ। यशी? सर 2 और 3। 2 और 3। सर लग रहा है 2 होगा। लग रहा है 2 होगा, बाकी नहीं होगा। अर्नव? 2 3 4 2 3 4। सर आदित्य? 2 3 2 3 4 नहीं? सर वो 1 सेकंड चेक करना। मजे से हम सस्पेंस बना रखे हैं लोग। 2 3 4 आराम से आंसर होगा। पहला तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहले वाले, अच्छा पहले वाले में तो यार ओह थोड़ा गलती कर दी। यहाँ पे आइडियल होना चाहिए था तब ना मजा आता। पहले वाले केस में दोनों जगह ऐसे डाल दिया तो 1 इक्विवेलेंट पे तो 2 जगह रिएक्शन हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन घटिया टाइप का हो गया। अरे चलो मान लो छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करते हैं। अब सोच के देखो 2 3 4 तो आंसर है, 1 आंसर होगा कि नहीं होगा? आदित्य बताओ भाई, 1 आंसर होगा कि नहीं होगा? हाँ भी सूरज? होगा सर, 2 बार स्विच कर देंगे तो फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगर ब्रोमीन यहाँ पे होता तो 2 बार स्विच निकल के आता।
एक्चुअली वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ बट 2 बार स्विच है, तो 2 बार में तो सेम ही कन्फिग्रेशन होगा। जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं होता है उस पे कन्फिग्रेशन सेम होता है, तो पहला वाला तो सेम है। दूसरे वाले में जहाँ पे आयोडीन होना चाहिए था उसके जगह पे SH आएगा और एक स्विच। अब एक स्विच H और SH को करो तो पहला ऑप्शन बनेगा, ये आंसर हो सकता है। अगर एक स्विच हम लोग H और C2H5 को करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। अगर हम लोग C2H5 और SH को स्विच करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आंसर होगा। और अगर ढंग से देखो तो तीसरा और चौथा सेम है, बस हम लोग प्लेन ऑफ पेपर में पूरे के पूरे फिशर प्रोजेक्शन को घुमा दिया, मतलब प्लेन ऑफ पेपर में अगर इसको घुमा देंगे ऐसा, तो उस केस में कंपाउंड सेम रहता है। नीचे जो SH है वो ऊपर चला गया, जो H लेफ्ट साइड में है नीचे, घूमने के बाद 180 डिग्री ऊपर चला गया ब्रोमीन की जगह पे, C2H5 H की जगह पे आ गया, और ऊपर का जो H है वो नीचे चला गया, Br भी नीचे चला गया, CH3 भी नीचे चला गया। इसका मतलब स्ट्रक्चर 3 और 4 पूरे कंपाउंड के प्लेन ऑफ पेपर के रोटेशन की वजह से सेम ही है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सारा का सारा ऑप्शन होगा। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई परेशानी है तो आराम से पूछ सकते हैं। SN1 SN2 में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है। बताओ भाई जल्दी अगर कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो बढ़िया। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग SN2 रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, SN1 रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग E1 रिएक्शन का डिस्कशन पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग E2 रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। फिर E1 E2 रिएक्शन के बाद फिर हम लोग चारों के सिमिलैरिटी को और चारों के डिफरेंसेस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। फिर अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का कंसिडरेशन हम लोग लेके चलेंगे। 1 मिनट थोड़ा लाइन पे रहो। हेडिंग डाल दो इसमें, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑल्दो अभी हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाकी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में SNI रिएक्शन, SNNGP रिएक्शन, वो दोनों चीजें बाकी है, बट उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग पहले एलिमिनेशन के बेसिक E1 और E2 को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे अल्कोहल का टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लोग NGP रिएक्शन और ये सारे के सारे रिएक्शंस एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर देंगे। हेडिंग डाल दो एलिमिनेशन रिएक्शन। और जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में रिएजेंट्स थे, सिमिलर टाइप से हम लोग के एलिमिनेशंस वाले पार्ट में भी कुछ रिएक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन हम लोग E2 डिस्कस कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग पहला हम लोग E1 डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर E2 एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद E1 CB रिएक्शन भी एक टाइप का पार्ट होता है। और चौथा जैसे SNI रिएक्शन है, सिमिलर टाइप से EI रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 CB, जहाँ पे CB वाला पार्ट, ये जो CB है, ये CB वाला पार्ट कंजुगेट बेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लिखने का तरीका होता है कंजुगेट बेस, एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। और सबसे लास्ट में हम लोग EI एलिमिनेशन वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम करते हैं। इस चीज को हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। बाकी एक चीज समझ में आता होगा तुम लोगों को, जैसे हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग के एक न्यूक्लियोफाइल के जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया था। बट जब हम लोग एलिमिनेशन की बात करेंगे तो उसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ऑलमोस्ट कि हम लोग ग्रुप्स को हटा रहे हैं वहां से। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, 10th क्लास में ये चीज पढ़ा था। मान लो एक डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड में हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, तो दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होता था। तो बेसिकली एक पाई बॉन्ड हटता था और पाई बॉन्ड के जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। इस चीज को हम लोग नॉर्मली एडिशन रिएक्शन बोलते थे। जब वहां पे रिएक्शन पढ़े थे तो हम लोग एडिशन रिएक्शन बोला भी था वहां पे, बट हम लोग इसको हाइड्रोजनेशन बोलेंगे जनरल लैंग्वेज में, बट एडिशन रिएक्शन हो सकता है। तो अगर मान लो कि एक कार्बन चेन के ऊपर 2 ग्रुप्स ऐड हुए और वहां से हम लोगों का ये डबल बॉन्ड हटा और 2 सिंगल बॉन्ड बना, तो इस चीज को हम लोग एडिशन प्रोसेस बोल सकते हैं। 2 ग्रुप्स का एडिशन हुआ, तो जब ये दोनों ग्रुप्स हटते और हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो उस केस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता और H2 का फॉर्मेशन होता। तो एडिशन का उल्टा हम लोग आराम से एलिमिनेशन कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। ऑल्दो एक चीज है कि इन जनरल हाइड्रोजन का एलिमिनेशन बड़ा मुश्किल से होता है। केवल एक केस है जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजनेशन को रिमूव करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, जिसको डिहाइड्रोजनेशन
डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, बट अदरवाइज इन जनरल डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 टाइप का कुछ ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों का एडिशन होता तो यहाँ पे कोई एक ग्रुप ऐड होता और यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप ऐड होता। बट जब दोनों ग्रुप को हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से, तो उस केस में दोनों ग्रुप के रिमूवल की वजह से हम लोग को एक अल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस आराम से बोल सकते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में जब हम लोग एलिमिनेशन का डिस्कशन करेंगे, तो एलिमिनेशन वाले पार्ट में बेसिकली हम लोग कोई दो ग्रुप को एलिमिनेट करके एक कार्बन चेन से, एक नॉर्मल अल्केन हो अल्कीन हो से मतलब नहीं, बट एक कार्बन चेन से दो ग्रुप्स को एलिमिनेट करके हम लोग आराम से एक डबल बॉन्ड या अल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे जब भी सवाल प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का होगा, जैसे क्लास 11th में टॉपिक दे रखा है हाइड्रोकार्बन में, तो वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन ये दे रखा है। तो अगर हम लोग को अल्कीन का प्रिपरेशन देखना है तो हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि एक अल्काइल हाइड में एलिमिनेशन कराया, एक अल्कोहल में एलिमिनेशन कराया, तो आराम से हम लोग के अल्कीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस पूरे कंपाउंड में जब हम लोग एलिमिनेशन कराएंगे तो एलिमिनेशन वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग केवल यही कंसिडर करके चलेंगे कि दो ग्रुप्स को रिमूव करना है। अब उसमें भी बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग ऐसा लिखे, एक जनरलाइज्ड वे में एलिमिनेशन लिखे, तो उस केस में कार्बन के ऊपर एक ग्रुप हटेगा, उसके अलावा कार्बन के ऊपर दूसरा एक और ग्रुप होगा वो भी हटेगा, और जब ये दोनों ग्रुप हटेंगे यहाँ से, तो उस केस में इस चीज को हम लोग एलिमिनेशन बोलेंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें ये चीज हो सकता है कि जिस कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है, अगर वो अल्फा ग्रुप हुआ, तो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, उस चीज को हम लोग बीटा बोल सकते हैं। तो अल्फा से एक लिविंग ग्रुप हटा, बीटा से एक लिविंग ग्रुप हटा, तो इस चीज को हम लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अल्फा बीटा एलिमिनेशन आराम से बोल सकते हैं। तो लिखने का एक तरीका होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सिमिलर टाइप से ऐसा भी हो सकता है, ऑल्दो ऐसा होता तो नहीं है इन जनरल केसेस में, कार्बीन मैकेनिज्म में होता है। अगर एक ही कार्बन से दो लिविंग ग्रुप हटेंगे तो उस केस में इस चीज को हम लोग अल्फा एलिमिनेशन बोल सकते हैं, या फिर इन जनरल यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं 1-1 एलिमिनेशन, ये भी एक वर्ड यूज किया जा सकता है। और ऊपर वाले केस में 1-2 एलिमिनेशन भी वर्ड यूज किया जा सकता है। लिखने का एक तरीका होता है हमेशा 1-2 एलिमिनेशन। और हो सकता है कि बगल वाले कार्बन से ग्रुप्स ना हटे, उससे भी आगे वाले ग्रुप से पार्ट को हटाए, हम लोग आगे वाले कार्बन से ग्रुप को हटाए। तो इस केस में अगर ये 1 है तो यहाँ 3 वाला पार्ट बोल सकते हैं, तो 1-3 एलिमिनेशन वर्ड यूज करेंगे। या फिर अगर ये अल्फा कार्बन होता तो अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद मैथ्स में सुन रखा होगा गामा होता है, तो इस केस में इस चीज को अल्फा गामा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे एक चीज सोच के देखो, ये थोड़ा लॉजिकल चीज भी है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब बोले हम लोग, तो दोनों कार्बन से ग्रुप्स हटाए, मतलब जस्ट दो कार्बन थे, यहाँ से एक लिविंग ग्रुप हटाया, दूसरे से एक लिविंग ग्रुप हटाया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाए, तो एक डबल बॉन्ड बना। बट अगर मान लो कि हम लोग अल्फा से लिविंग ग्रुप हटाए और बीटा के जगह पे गामा से लिविंग ग्रुप हटाए, तो अगर यहाँ से लिविंग ग्रुप्स हटा, मतलब ये कार्बन इस थर्ड कार्बन से बॉन्ड बनाएगा इस टाइप से। तो अगर फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होना होगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ऑल्दो एलिमिनेशन है, बट यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो जब एलिमिनेशन खत्म होगा तो हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन डिस्कस करेंगे, इंट्रामोलिकुलर SN1 या इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। और जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इंट्रामोलिकुलर SN1 या SN2 में हम लोग इस तरीके से एलिमिनेशन ही कंसिडर करते हैं। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, अभी तुम्हारे काम करनी है, डिस्कस करेंगे आगे इस चीज को। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे SH है, तो खुद से सोच के देखो कि अगर हम लोग अभी तक ऐसा लेके चल रहे थे NaSH, यहाँ से SH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Br को हटा रहा था, बट ऑलरेडी यहाँ पे SH है, तो अगर NaSH नहीं भी हुआ तो यहाँ से SH वाला पार्ट का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Br को हटाएगा। जैसा होना चाहिए कि अगर ये SH अलग होता, जैसे मान लो ऐसा लिख देते हैं हम, ठीक है, मान लो NaSH होता, तो यहाँ पे अगर SH माइनस लिख देते हैं केवल, और ये SH माइनस वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके ब्रोमीन को हटाता, तो बेसिकली इस कार्बन के साथ एक सल्फर वाला पार्ट अटैच होता। बट अगर ये सल्फर इस कार्बन से अटैच्ड है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सल्फर वाला पार्ट जब कार्बन से अटैच्ड है तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन या ब्रोमीन वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ओवरऑल सल्फर को मिला करके एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। इस चीज को हम लोग इंट्रामोलिकुलर SN1 रिएक्शन या इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली रिएक्शन हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन बोल सकते हैं। और इस केस में इस कार्बन से ब्रोमीन वाला पार्ट हटा एक तो, और सल्फर वाले पार्ट से हाइड्रोजन भी हटता है। तो इस केस में इस पूरे कंपाउंड में 2 ग्रुप्स हटे, तो अगर 2 ग्रुप्स हटे तो एलिमिनेशन ये भी कंसिडर किया जा सकता है। इनफैक्ट जैसे अगर एक डबल बॉन्ड बनता है मतलब बेसिकली कंपाउंड में एक अनसैचुरेशन डेवलप होता है, तो अगर एक रिंग बना तो भी उस केस में कंपाउंड में एक अनसैचुरेशन ही डेवलप होता है। अगर एक रिंग बना तो भी एक कंपाउंड में अनसैचुरेशन ही डेवलप होता है, तो इस केस में भी हम लोग ये कंसिडरेशन ले सकते हैं। तो अगर 1-3 एलिमिनेशन हुआ या 1-4 एलिमिनेशन हुआ या फिर 1-5 एलिमिनेशन हुआ, तब उस केस में आराम से हम लोग 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग इस तरह का कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं। और उन कंसिडरेशन के हिसाब से हम लोग एलिमिनेशन बोलेंगे या इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पार्ट ध्यान रखना, 1-2 एलिमिनेशन वाला पार्ट, ये जो 1-1 एलिमिनेशन है ये हम लोग कार्बीन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी इस चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ये नाम सुन के रखना, कार्बीन मैकेनिज्म। फिर से वहां जब आएगा डिस्कशन तो ये टर्म हम वहां पे यूज कर रहे होंगे। लेकिन इन जनरल हम लोग का जो एलिमिनेशन चलेगा वो इन जनरल अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन के फॉर्मेट में चलेगा, और एक अल्कीन का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग अपना मेन हेडिंग शुरू कर सकते हैं, E1 एलिमिनेशन। 1 मिनट सर, नेटवर्क खराब है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं इस नेटवर्क का, बहुत बारिश हो रहा है, वैसे भी आंधी तूफान थोड़ा थमने दो, फिर माहौल सही होगा। और तुम लोगों को सजेशन दे रहे हैं वाईफाई लगवा लो घर पे, चीजें लंबी चलेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और घर वालों को बोल दो कि सब लोग अपने घर पे रिचार्ज कराना बंद कर दें, एक ही वाईफाई से सबका काम चल जाएगा, ज़्यादा बेटर होगा। सब लोग अपने फ़ोन में 1.5 GB पर डे के हिसाब से रिचार्ज करा, तो उसकी जगह एक वाईफाई लगवा लो यार, कम से कम कनेक्शन का इशू नहीं आएगा। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग E1 एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो जैसे SN1 रिएक्शन था ऑलमोस्ट उसी टाइप से E2 और E1 में E1 रिएक्शन वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट उस टाइप का, लेकिन सारी चीज़ें सेम नहीं है क्योंकि उधर सब्स्टिट्यूशन था और यहाँ एलिमिनेशन है। तो कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए डेफिनेटली एलिमिनेशन वाले पार्ट में। तो क्या डिफरेंस है, अगर उन सब चीज़ों को रिलेट करना शुरू करें तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट मेंशन करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट ऐसा मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि SN1 के जैसा है मतलब मोर देन 1 स्टेप में होगा, तो इसलिए हम लोग आराम से इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। जब भी कभी एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फटाफट नोट करते जाओ। फिर उसके बाद इस चीज को हम लोग यूनिवर्सल एलिमिनेशन भी बोलते हैं, एक ये नाम ध्यान रखना, यूनिवर्सल एलिमिनेशन। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस in the RDS therefore carbocation rearrangement will take place. Therefore carbocation rearrangement will take place. चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग
मैकेनिज्म के हिसाब से बात करें, जैसे हम पहले इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे, फिर नेट रिएक्शन वाला पार्ट फिर से लिखेंगे। तो इस केस में जैसे अच्छा चलो ठीक है, पहले रिएक्शन ही लिख ले तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मान लो इस तरह का कंपाउंड दे रखा है एक, मान लो एक कंपाउंड दे रखा और इसका रिएक्शन अगर हम लोग कोई भी पोलर प्रोटिक मीडियम के साथ कराएं, अब उसमें H2O हो या CH3OH हो, C2H5OH हो, कोई भी पोलर प्रोटिक मीडियम हो जिसमें SN1 करा रहे थे, अगर हम लोग उस मीडियम के साथ साथ हीटिंग करें, मतलब मीडियम भी रहेगा और हीटिंग वाला पार्ट भी करें, तो इस केस में हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट वाले पार्ट में ब्रोमीन हटेगा और ब्रोमीन के साथ साथ इन जनरल एक हाइड्रोजन हटता है। क्यों हटता है उस चीज़ के डिस्कशन पे आएंगे अभी हम लोग। ब्रोमीन हटा, हाइड्रोजन हटा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं हम लोग। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग एक दो लिविंग ग्रुप को हटाए और वहाँ वाले पार्ट की जगह पे हम लोग आराम से एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराए। ये हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। और एक और चीज़ सोच सकते हैं, जैसे इस पूरे कंपाउंड में हम लोग किस चीज़ को हटा रहे हैं, तो एक तो ब्रोमीन को हटा रहे हैं और दूसरा हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। तो हम लोग हेलोजन भी हटा रहे हैं और हाइड्रोजन भी हटा रहे हैं। तो इस केस में हम लोग टर्म ऐसा लिख सकते हैं, डीहाइड्रो हेलोजनेशन। ये लिखने का एक तरीका हो सकता है। अगर हम लोग हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों को हटाए तो इस केस में डीहाइड्रो हेलोजनेशन। अगर केवल हाइड्रोजन को हटाते तो डीहाइड्रोजनेशन। अगर केवल हेलोजन्स को हटाते तो डी हेलोजनेशन। ये टर्म आराम से यूज कर सकते थे। तो ये हम लोग का एक बेसिक रिएक्शन है जिसमें हम लोग ब्रोमीन हटाए, हेलोजन और हाइड्रोजन को हटाए, आराम से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बट अगर मान लो कि हम लोग इसके मैकेनिज्म का डिस्कशन करें, एक काम करो, रिएक्शन नोट कर लो पहले ऊपर वाला। चलो ध्यान दो, जैसे सबसे पहला पार्ट जो हम लोग का SN1 रिएक्शन वाला पार्ट था, एग्जैक्टली उसी टाइप का रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। थोड़ा सा हम लोग स्टेप में वेरिएशन करेंगे। सबसे पहला पार्ट, जैसे अगर मान लो कि एक पोलर प्रोटिक मीडियम है, तो पोलर प्रोटिक मीडियम में हम लोग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करा सकते थे और उस केस में नॉर्मली जो लिविंग ग्रुप होता है वो पहले स्टेप में हट जाता था। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ से ब्रोमीन वाला पार्ट हटा और जब ब्रोमीन वाला पार्ट हटा तो यहाँ से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आराम से हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक मीडियम है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन काफ़ी फीजिबल प्रोसेस होगा। आराम से Br- वाला पार्ट हटा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये तो हम लोग का केवल फर्स्ट स्टेप है जो SN1 में भी फॉलो किया था, यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे, जैसे अपने पास दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होता है कि CH3OH वापस से इस पे ऐड हो जाए और OCH3 का फॉर्मेशन हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो Br- हटा वो Br- भी वापस से इस पे ऐड हो जाए और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर तुम लोगों को हाइपर कंजुएशन थोड़ा बहुत याद है तो हाइपर कंजुएशन वाले पार्ट में, जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इधर अगर हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुएशन के टाइम पे हाइड्रोजन इधर मूव करता था और इस केस में हम लोग आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कार्बन के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ वाले पार्ट पे H+ का फॉर्मेट लिख सकते थे। ये लिखने का एक तरीका हो सकता था। तो अगर मान लो जैसे अगर ये हाइपर कंजुएशन टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है, बट हम लोग बोला करते थे कि हाइपर कंजुएशन में जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्मेट में बाहर नहीं जाता, वो रहता कंपाउंड के साथ है क्योंकि पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में अगर ये H+ को
कोई एक सपोर्टिंग फैक्टर मिल जाए, जैसे CH3OH में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो अगर इस H+ को ये ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला पार्ट सपोर्टिंग फैक्टर में मिल गया हटाने के लिए, तो जो ये काम अपने आप कर रहा था वो तो करेगा, और यहाँ से H+ वाला पार्ट इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होकर के यहाँ से हट जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी ये थी कि Br- इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन पे किया, CH3OH कार्बोकैटायन के ऊपर गया, बट इन दोनों के अलावा तीसरा एक नया पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जो हम लोग अभी तक नहीं लेके चल रहे थे। पहले भी था ये पॉसिबिलिटी, बट लेकिन नहीं चल रहे थे, कि इसके जस्ट बगल में जहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन्स जो भी होंगे, उन कार्बन्स के जो भी हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को हम लोग इसके लोन पेयर वाले पार्ट, क्योंकि कोई भी पोलर प्रोटिक मीडियम होगा तो उसमें लोन पेयर का केस रहेगा ही रहेगा, अगर इसके हाइड्रोजन के पार्ट हम लोग ऑक्सीजन के लोन पेयर का कॉम्बिनेशन कराए, तो इस केस में आराम से इसको हम लोग पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और इस स्टेप को हम लोग हाइड्रोजन एलिमिनेशन का स्टेप आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड C का फॉर्मेशन होगा, और वहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज H+ लेके हट गया, मतलब ओवरऑल CH3OH2+ टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से करा सकते हैं। और अगर हम लोग ये सवाल पूछे कि सर ऐसा क्यों हो गया, पहले तो हम लोग हाइड्रोजन नहीं हटा रहे थे, अभी क्यों हटा रहे हैं, तो इसमें ये चीज रोल प्ले कर रहा है, हीटिंग वाला पार्ट। मतलब है SN1 रिएक्शन, सिंपल SN1 रिएक्शन, केवल ये हीटिंग का डिफरेंस है। तो इन जनरल हाइड्रोजन वाला पार्ट का बॉन्ड नहीं ब्रेक होना चाहिए था, बट अगर हम लोग हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग करने के वजह से, मतलब CH3OH है और इसी के साथ साथ हीट है, तब उस केस में हाइड्रोजन का रिमूवल इजीली हो पाता है, और उसकी वजह से यहाँ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एक स्टेप का ध्यान रखना है। अभी भी 2 स्टेप का रिएक्शन, ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन है, लेकिन हीटिंग होने के वजह से हम लोग का पूरा जो कंसिडरेशन है वो चेंज हो गया। हम लोग सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराने के बजाय हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को आराम से रिमूव करते हुए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते चल रहे हैं। अगर इस स्टेप में किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और सबसे पहला पार्ट, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव तो कर रहे हैं, लेकिन हीटिंग की वजह से रिमूव कर रहे हैं, और हाइपर कंजुगेशन खुद से इंड्यूस होता है। तो इस केस में जो सेकेंड पार्ट है, ये वाला पार्ट अपना हाइड्रोजन एलिमिनेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट नहीं होता, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट होता है, जहाँ पे खुद से एक सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट ब्रेक होकर के हट रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अभी भी यही चीज है, और उसके बाद हम लोग आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक डबल बॉन्ड के लिए कराते चले जा रहे हैं। नोट कर लो मैकेनिज्म को। किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। सर बोलो। सर हीट का रहेगा सिंबल तभी E1 रिएक्शन होगा। हाँ, हीट करेगा तो यही एक्चुअल में डिफरेंस भी SN1 और E1 में, सब कुछ SN1 जैसा है, केवल हीटिंग वाला पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर हीट नहीं रहेगा तो SN1 कराओ, हीट रहेगा तो E2 कराओ।
चलो एक काम करो, नोट करो, इसके बाद फिर हम लोग होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि मेरा क्लास भी है एक और आगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स वाले पार्ट की बात करेंगे। तब तक तुम लोग SN1 SN2 का जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करना, पहले नोट कर लो इस चीज को। नेक्स्ट क्लास में E1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्लास में E2 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। E2 में शायद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे हम लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट डिस्कस करना है, तो इसीलिए देखेंगे उसको आगे। सर जो एकदम टॉप में लिखा है तो उसको नोट करना था। जो एकदम टॉप में लिखा है था मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में उसके नीचे थोड़ा। ये हाँ नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है, नोट करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे पास PDF में रहेगा, उसको समझने के लिए नोट करना हो तो कर लेना। चलो भाई, बुकलेट शेयर कर रहे हैं तुम्हारे स्क्रीन पे और उससे होमवर्क नोट कर लो। तुम लोग को 6 तक तो होमवर्क दे रखा था, फिर उसके बाद भी कुछ कुछ होमवर्क दिया था, 16, 17, 18, 19। तो क्वेश्चन नंबर 21, ट्वेंटी टू, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 में केवल सेकंड पार्ट करना, केवल सेकंड पार्ट, अभी फर्स्ट पार्ट मत करना। उसमें DMSO दे रखा है, DMSO वाला पार्ट तुम्हारा पोलर एप्रोटिक मीडियम वाला केस है, तो ठीक है, उसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं, पोलर एप्रोटिक मीडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, नहीं 25 छोड़, हाँ ठीक है कर सकते हैं, इसमें मीडियम देख के काम करना। CH3OH दे रखा है, SN1 रिएक्शन होगा यहाँ पे, SN2 रिएक्शन नहीं होगा, और केवल इसमें पहला पार्ट करना है 25 का, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मत करना। ये टॉपिक हम लोग अल्कोहल के टाइम पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 सोच के देखना, 44 सोच के देखना। ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, एक तरीके से जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 का पार्ट 1, uh, 36 एक्सरसाइज 2 का, 37, थर्टी 8, 39 सोच के देखना, काफी अच्छा सवाल है, दिमाग लगा के देखना। 39, 40, उसके बाद एक्सरसाइज
2 में, सॉरी एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 16, वन, 36, मल्टी करेक्ट वाले का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, सारे क्वेश्चंस क्लास के थियोरेटिकल नोट्स है, सिंपल नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तुम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 बस हम सजेशन देंगे, बनाते जाओ, क्योंकि एक बार बुकलेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो फिर हम लोग कोई भी दूसरा बुक फॉलो कर पाएंगे। जो भी बुक फॉलो करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुकलेट के सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना, ताकि इसमें कहीं भी कोई भी तरह का परेशानी निकल के ना आए। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा यूनिक सवाल है, सोच के देखना। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चंस ट्राई करना, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में E2 एलिमिनेशन वाला पार्ट, सॉरी E1 एलिमिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे आराम से। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है अगर किसी को तो पूछ सकते हैं। और इस बार तुम्हारे टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, अगर किसी को केमिकल इक्विलिब्रियम का नोट्स चाहिए होगा तो बता देना शायद से। और मेरे पास गूगल ड्राइव में वो सारे के सारे नोट्स मैंने सेव कर रखे हैं, तो तुम लोगों को अगर जो भी नोट्स पड़ा हुआ है मेरे पास, वो सारे नोट्स अगर चाहिए होंगे तो गूगल ड्राइव का वो लिंक हम शेयर कर देंगे तुम लोग को सीधा, और गूगल ड्राइव में तुम लोग को जो नोट्स चाहिए वो सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। बाकी नोट्स भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं, और बीच में हम किसी और काम में लगे रह गए थे, तो वो नोट्स शेयर कर देंगे, तुम लोग सीधा वहां से लेक्चर देख सकते हो। और दूसरा, जैसे यूट्यूब का जो लेक्चर है वो इन केस अगर हम लोग अपलोड नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें डाउनलोड करना होता है, कुछ कुछ एडिटिंग वगैरह होता है, तो अगर इन केस डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो हम लोग तुम लोगों को जूम का वो लिंक शेयर कर दिया करेंगे, तुम लोग जूम में जाकर के भी वो लेक्चर देख सकते हो। जब तक हम लोग वहाँ से वीडियो डाउनलोड करके उसका एडिटिंग करके अपलोड नहीं करते तब तक अपलोड होता नहीं है, तो जब तक वो डाउनलोडिंग नहीं होगा तब तक वो लेक्चर वहीं पे रहता है, तो वहाँ से डायरेक्टली भी लिंक देख सकते हैं। तो इन केस अगर हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाते और किसी को वीडियो देखना होता है तो वो आराम से हम लोग को मैसेज कर देना, हम लोग जूम का लिंक भेज देंगे, और जब अपलोड होगा यूट्यूब पे तो अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही।